हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम लोग कोपिंग विद स्ट्रेस डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है मैनेज करने की। तो पहले हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब लाइफस्टाइल से स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल चेंज होता है, ये एक तरीके से दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं, लेकिन दोनों ही ठीक भी हैं। पहला कि हमारे स्ट्रेस की वजह से हमारा लाइफस्टाइल खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम ढंग से खाना नहीं खाते, हम सो नहीं पाते, हम नॉर्मल एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करने में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती, जैसे कि हमने इफेक्ट्स पढ़े थे पिछली वीडियोस में। तो उनसे हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और कई बार एडिक्शन हो जाती है हमें अल्कोहल की या कैफीन की। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा लाइफस्टाइल धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और जिस वजह से हमारी बॉडी में डिसीजेज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि WBCs हैं, उनकी साइटोटॉक्सिसिटी कम हो जाती है, तो वो वीक हो जाते हैं, आगे डिसीजेस को, इन्वेडर्स को मारने में उनको टाइम लगता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल को ख़राब कर देती हैं, जो कि स्ट्रेस की वजह से होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रेस जो है आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमेशा किसी ना किसी बात का स्ट्रेस रहता ही है। किसी को ऑफिस का स्ट्रेस रहेगा, किसी को इनकम का स्ट्रेस रहेगा, घर में स्ट्रेस रहता है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस रहता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में स्ट्रेस रहता है। तो लाइफस्टाइल की वजह से ही स्ट्रेस हो रहा है, और उसी की वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो रहा है, जो कि एक साइकिल बन चुका है आजकल। अब हमारे पास तो कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, जैसे बैलेंस डाइट लेकर। अगर हम बैलेंस डाइट लें तो हमारे जो स्ट्रेस का फिजिकल इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, वो थोड़ा कम हो जाएगा उसका इफेक्ट। और एक्सरसाइज करें, अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारे मसल्स जो है वो धीरे धीरे जो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, वो सब चीज़ें कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा बॉडी में। सोशल सपोर्ट, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स आजकल इतने ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, हम लोग उनके प्रेशर में आ जाते हैं कि कई बार वो भी स्ट्रेस बन जाता है। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सोशल सपोर्ट हो, कोई ऐसी जिसमें हमें रिलेशन ऐसा हो जिसके साथ कि उससे हमें स्ट्रेस ना मिले, उल्टा स्ट्रेस बस्टर्स हो, स्ट्रेस रिलीज कर सके जिसके साथ हम, जिससे बात करके शेयर करके अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके। तो ऐसा कुछ ना कुछ सोशल सपोर्ट होना चाहिए। और ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, तो हम थोड़ा बहुत अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, और मैनेज कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में तो ये है आपका। आगे एंडलर और पार्कर ने और लेजरस एंड फोकमैन ने बोला है कि हमारे जो स्ट्रेस को डील करने की ओरिएंटेशन होती है ना, वो थोड़ी से अलग अलग टाइप्स की होती है कि हम कैसे डील करते हैं। अब जैसे एंडलर एंड पार्कर क्या बोलते हैं कि हम टास्क ओरिएंटेड अप्रोच लगाते हैं। टास्क ओरिएंटेड मतलब जैसे हम किसी भी स्ट्रेस को, जब हमें होता है कि हमारे माइंड में कि हम उसे डील कैसे करें, तो हम उसके बारे में पता करना शुरू करते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, क्यों आई है, इसका सोर्स क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करते हैं उसके बारे में, अपने आप को ज़्यादा अवेयर करते हैं। ठीक है, तो वो तो हो जाती है टास्क ओरिएंटेड अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये होती है इमोशन ओरिएंटेड। इमोशन ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं, हम जाके दूसरों के साथ शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपने फीलिंग्स को वेंट आउट करते हैं। वेंट आउट मीन्स हम कई बार थोड़ा सा किसी के सामने रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लाइट फील होता है। तो ऐसे हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जब शेयर करते हैं दूसरे के साथ, उसके बाद हमें थोड़ा सा दोबारा से एक होप मिलती है दोबारा उठ के खड़े होकर उसको डील करने की। तो ये हो गया इमोशनल ओरिएंटेशन। तीसरा है अवॉइडेंस ओरिएंटेड। अवॉइडेंस ओरिएंटेड तीसरी चीज हो गई जब हम उस स्ट्रेस को अवॉइड कर देते हैं, जब हमें उसे डील करना ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम जैसे कभी टीवी देखने लग जाना, उस बंदे से मिलना बंद कर देना जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो हम अपने आप को उससे बिल्कुल दूर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेजरस एंड फोकमैन ये कह रहे हैं कि हमारे दो अप्रोचेज होती हैं। पहली तो होती है प्रॉब्लम फोकस।
प्रॉब्लम फोकस में क्या होता है कि अगेन वही चीज है जो यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड बोल रही थी कि हम प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा फोकस करके उसके बारे में हर चीज पता करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को फाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करते हैं, प्रॉब्लम को उसके पूरे सोर्सेज और कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसके बारे में हर चीज पता करने की कोशिश करते हैं, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता है एग्जामिनेशन एक स्ट्रेस है, तो हम जब बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करके जाते हैं पढ़ के, तो हम क्या करते हैं उस टाइम हम प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच लगा रहे हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। दूसरा वो कहते हैं कि इमोशनल फोकस है। इमोशनल फोकस में जनरली क्या होता है कि कई बार तो जैसे क्राइंग आउट अबाउट थिंग्स, मतलब कि हम बस शोर मचा देते हैं कि भाई इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम उस चीज को लेके रोते रहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा स्ट्रेस प्रॉब्लम, क्या करेंगे अब हम, ठीक है। या फिर उसको एक उसकी अदर साइड देखते हैं। अदर साइड का मतलब उसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, पॉजिटिव तरीके से कि अच्छा ठीक है अगर ये प्रॉब्लम आई है तो हो सकता है इस वजह से आई हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा निकला है। तो ये हो गया इमोशनल फोकस, जब हम इमोशनली किसी प्रॉब्लम को देखते हैं उसको प्रैक्टिकली नहीं देखते, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगा और ये इमोशनल अप्रोच हो गई। तो ये दोनों तो इन्होंने टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस बताई है, अप्रोचेस बताई है कि हम किस तरीके की टाइप्स की अप्रोचेस लगाते हैं जब हम स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो सबको ही करनी चाहिए, और एक तरीके से ये अगर आप रेगुलर करोगे तो आप किसी भी तरह का स्ट्रेस हो उसको आपकी बॉडी पे इफेक्ट होने से आप रोक सकते हो, ठीक है। जैसे पहला आपका टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में क्या होता है, हम अपने मसल्स को टाइटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, मतलब धीरे धीरे हम ये करते हैं। और ये शुरुआत होती है हमारी लोअर बॉडी से लेके अपर बॉडी तक। तो जैसे अभी आपके पैर है, आप बैठ के आराम से शांति से बैठते हो और अपने पैरों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देते हो, लूज छोड़ देते हो, रिलैक्स करते हो। तो ऐसे ही बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की टेक्निक आपके पैरों से शुरू होकर पूरा ऊपर तक आती है, तो इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। और इसको करने से क्या होता है, आपके मसल्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए होते हैं स्ट्रेस की वजह से, टाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है उसमें। दूसरा जो टेक्निक है मेडिटेशन, ये तो सबने सुना ही हुआ है मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को कि मेडिटेशन तो करना बड़ा मुश्किल है, हम कैसे मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में सबको लगता है कि इसका मतलब है आप अपना माइंड एकदम ब्लैंक कर दो और कुछ भी मत सोचो। लेकिन माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं, आप ऐसे कैसे पूरा माइंड एकदम ब्लैंक कर सकते हो, ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कुछ ब्लैंक करना है अपना, इसमें बेसिकली इसकी जो टेक्निक होती है उसमें आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना होता है। सपोज आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आप शांति से एक जगह बैठ के कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, और आप अपनी ब्रीदिंग, आप डीपली ब्रीथ करते हो और आप अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करते हो। तो आपके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन वो बार बार आपका फोकस जो है अपनी ब्रीदिंग पे आ जाता है। तो आप उसकी ब्रीदिंग को फोकस करते करते आप इतना ज़्यादा डीपली फोकस करने लग जाते हो कि आप एक ऑल्टरनेट कॉन्शियस में पहुंच जाते हो, जहाँ पे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो वो चीज़ होती है मेडिटेशन, ठीक है। इसमें हमने ब्लैंक नहीं करना होता माइंड, बल्कि हमने एक चीज़ पे फोकस करना होता है जिसमें हम जनरली अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल तो अभी आपको पूरा डेमो यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, बट इफ़ यू वांट के अलग से मैं एक वीडियो में आपको दिखा सकती हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद बायो फीडबैक होता है, जिसमें हम लोग अपने माइंड में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और वो सारी एक मशीन में लगी होती हैं। और जैसे किसी को स्ट्रेस होता है तो उसकी हार्ट रेट तेज होती है या उसकी बॉडी में क्या चेंज आता है उसको दिखाया जाता है। तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन देते हैं उसको और उसको दिखाते हैं कि देखो जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी हार्ट रेट कितनी हाई हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ख़राब है। तो पहले तो यूज़ ऑफ मशीन होता है, उसके बाद लर्न टू कंट्रोल होता है, फिर उसको सिखाते हैं कि आपकी हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए आपको रिलैक्स करो, सांस लो डीपली, कोई ना कोई टेक्निक बताते हैं जिससे वो चीज़ को वो कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद जब वो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो तीसरा स्टेप इसमें होता है कि उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना जब भी उस सिचुएशन में वो आए।
तो ये बायो फीडबैक का मतलब आपको फीडबैक मिल रहा है अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मशीन के थ्रू। ओके, चौथा आ जाता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में क्या होता है, इमेजरी का यूज किया जाता है, इमेजिनेशन का। इमेजरी या इमेजिनेशन का मतलब है आप अपने आप को एक बहुत अच्छी सिचुएशन में इमेजिन करते हो, एक पॉजिटिव सिचुएशन में। जब भी आप परेशान हो या आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, आप किसी से झगड़ के आए हो और आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अपने आप को उस जगह से बाहर निकालने के लिए अपने माइंड को आप एक अच्छी सिचुएशन के बारे में सोचते हो, या आप किसी के बारे में सोचते हो जिसके बारे में सोच के आपको अच्छा लगे या जिसको देख के आपके मुंह पे स्माइल आ जाए। तो आप वो इमेजिन करते हो अपने माइंड में कि आप जैसे आपको कोई जगह बहुत पसंद है तो आप घूमने गए थे, आप वो सब चीजें इमेजिन करते हो। तो वो इमेजिनेशन से क्या होता है, आपके बॉडी का जो फोकस है ना, वो स्ट्रेस से एक प्लेजर में चला जाता है, एक प्लेजेंट सिचुएशन में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी के फंक्शंस धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, जो कि उस टाइम बहुत हाई हो रहे थे। तो इमेजिनेशन करने से, विजुअलाइज करने से आप स्ट्रेस को उस टाइम कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा सा। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो सबको पता ही है, हम लोग नॉर्मली जैसे जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम बिल्डअप होगा, स्ट्रेस का इफेक्ट कम पड़ेगा, बॉडी में चेंजेस जो हो रहे हैं उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। मिनिमम 4 टाइम्स अ वीक आप करोगे, तो रेगुलर ना भी कर पाओ, 4 टाइम्स अ वीक इज इनफ। और एक्सरसाइज तो खैर बेसिकली सबको ही करते रहना चाहिए, इवन इफ स्ट्रेस है या नहीं है, क्योंकि एक तरीके से बैकग्राउंड में स्ट्रेस हमेशा रहता ही है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नजर आएगा तभी एक्सरसाइज करनी है। तो हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि उसमें एक्सरसाइज तो करनी आजकल बहुत जरूरी हो गई है। उसके बाद आ जाता है लास्ट है आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थेरेपी है। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें हम अपने माइंड को, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस खुद ही देते हैं। इनॉकुलेटिंग सेल्फ का मतलब है खुद अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना, अपने आप की काउंसलिंग खुद करना, कि आप अपने आप को समझाते हो कि ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ये मेरे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, अब मुझे इससे ये हार्म हो सकता है, तो मुझे इसको इस तरीके से नहीं ध्यान देना है, अब मुझे कोई और टेक्निक यूज करनी, जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर मुझे हो सकता है रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करनी चाहिए, या बायो फीडबैक लेना चाहिए। मतलब आप अपने आप की ही कॉग्निटिव थेरेपी कर रहे हो कि जो स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रहा है इसकी वजह से मेरी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, अब मुझे इससे बाहर आना है, तो मुझे कोई ना कोई टेक्निक यूज कर लेनी चाहिए जिससे मैं अपने आप को स्ट्रेस से बाहर ला सकूं। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस है, अपनी बॉडी की केयर करने के लिए, अपने आप की केयर करने के लिए। तो ये आपकी हो गई सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, और जितनी भी आपकी वो है हैंड कोपिंग विद स्ट्रेस की टेक्निक्स है। तो इसको हम यहीं खत्म करते हैं, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।